Like a Hellcat. स्टूडेंट्स, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नई वीडियो के साथ आए हैं। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो देखिएगा, सबसे पहले स्टूडेंट क्या कहता है हमारे पास कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऐसा सेट जो किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे। जैसे अक्सर मैं कहता हूं, आपके घर से फोन आया, पापा ने पूछा बेटा आप कहाँ हो, आपने कहा 4 5 6, आपने फोन काट दिया इतना बोल के। पापा खुश, पापा समझ गए आप कहाँ हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड। तो पापा ने समझा कि आप एक्स एक्सिस से 4 मीटर दूर हो, वाई से 5 मीटर दूर हो, जेड से 6 मीटर दूर हो। पापा को आपकी पोजीशन का पता चल गया तो पापा फोन डिस्कनेक्ट कर देंगे। 2 मिनट बाद दोबारा फोन आता है, फिर आप बोलते हो 7 10 और 20, ये बोला आपने, पापा फिर फोन काट देंगे। क्योंकि 2 मिनट के बाद आपकी पोजीशन जो एक्स एक्सिस 4 की बजाय 7 हो गया, 5 की बजाय वाई 10 हो गया, जेड हो गया 20। इसका मतलब पापा क्या समझेंगे कि आप लोग मूवमेंट में हो, आप लोग मूव कर रहे हो, मोशन में हो, चल रहे हो। तो एक्स वाई जेड एक्सिस ने आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पापा को दे दी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो इसके बारे में बताएगा उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको याद रखना है, इट इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस which gives complete information, which gives complete information about position and configuration of the body, about position and configuration of the body। आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऐसा सेट जो किसी बॉडी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, उसकी पोजीशन के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसको मैं नाम दूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रहेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ता हूं। सबसे पहले आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम। दूसरा हमारे पास आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल, नाम से लग रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा। तो आपको याद रखना है, इनर्शियल फ्रेम वो होता है विच फॉलो ओम्स लॉ या विच ओबे ओम्स लॉ। तो याद रखना है इट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स के न्यूटन्स लॉ, याद रखना है, ठीक है ना। जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल विच डज नॉट फॉलो, विच या विच डज नॉट ओबे, विच डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन्स के लॉ को ओबे ना करे, ठीक है ना, वो हो गया हमारे पास नॉन इनर्शियल। और जो न्यूटन्स के लॉ को ओबे के वो हमारे पास रहेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिएगा रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। मैंने लिखा रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं दोबारा लिखता हूं इसको। आपको याद रखना है रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल सी बात है, रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आपको ध्यान से सुनना है। स्टूडेंट, एक के कंपैरिजन में, एक फ्रेम के कंपैरिजन में कंपेयर करते हुए हमें किसी दूसरी पोजीशन को निकालना है। जैसे मैंने शायद आपको पहले भी डिस्कस किया होगा कि आप लोग मून पर बैठे हैं। आप मान लीजिए आप लोग मून पर बैठे हैं, ठीक है। पहले तो अर्थ के कंपैरिजन में मून की मूवमेंट देखेंगे और फिर मून के किसी पॉइंट के कंपैरिजन में आपकी मूवमेंट देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब हो गया, पहले ये एक्स वाई जेड एक्सिस, ये तो है अर्थ का, और ये एक्स वाई जेड एक्सिस है मून का, और उसके बाद आपकी पोजीशन चेंज हो रही है या क्या हो रही है। तो एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में
जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी जो पोजीशन होगी ना उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले अर्थ के कंपैरिजन में मून चल रहा है, मून के ऊपर फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्स वाई जेड एक्सिस हम लोग मून का भी लेकर चलेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है हमारे पास से, अब आता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन हमारे पास क्या होता है, आपको ध्यान से सुनना है। स्टूडेंट देखिएगा 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, आपको ध्यान से सुनना है। सुनो 1 डायमेंशनल, फिर आ गया 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल मोशन और फिर आएगा 3 डायमेंशनल मोशन, आपको याद रखना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, जब कोई मोशन अक्रॉस द स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलता है, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अक्रॉस अ सिंगल एक्सिस और सिंगल लाइन, याद रखना है, व्हेन an object is moving across a single axis, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सिंगल एक्सिस पे मूव करता है या फिर it travel in a straight line, it travel in a straight line, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है वो होता है 1 डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल, कोई स्ट्रेट रोड पे आप लोग चले जा रहे हो, 1 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल में स्टूडेंट क्या होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा स्नेक, सांप जब चलता है यूं चलता है, जैसे सांप जब चलेगा यूं चलेगा, तो देखिए आगे भी जा रहा है वो और साइडों में भी जा रहा है, तो वो 2 एक्सिस पे चलता है यूं, जब सांप चलेगा इधर इधर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, तो जो 2 डायमेंशनल एक्सिस की तरफ चलेगा वो होता है हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन। तो आपको याद रखना है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अक्रॉस, व्हेन an object is moving across the 2-dimensional axis, across the 2-dimensional axis, 2 डायमेंशनल एक्सिस पे चले, वो एक्स और वाई भी हो सकता है, एक्स और जेड भी हो सकता है, वाई और जेड भी हो सकता है, उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल क्या होता है स्टूडेंट, जो 3 डायमेंशनल में चले, जैसे एक जेट प्लेन होता है हमारा, वो ऐसे आगे भी मूव कर, वो यूं आता है, जेट प्लेन ऐसे आ सकता है, देखिएगा यूं, तो वो तीनों एक्सिस को कवर कर रहा है, वो एक्स वाई और जेड। मान लिया आपके घर के कोने से एक्स वाई जेड से कोई चीज ऐसे मिडल से चल के आ रही है, तो उसके अंदर एक्स कंपोनेंट भी है, वाई भी है, जेड भी है, तीनों कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपने एक पतंग को उड़ते हुए देखा होगा, जब आप लोग पतंग उड़ाते हैं वो यूं भी मूव करता है, आप उसकी डोर को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे तो वो आगे भी जाएगा और वो नीचे भी जा सकता है। तो एक ही टाइम पे एक जो पतंग होता है वो तीनों एक्सिस के अंदर काम कर सकता है, तो उसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अक्रॉस ऑल द 3 डायमेंशनल एक्सिस, तो याद रखना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अक्रॉस ऑल द 3 डायमेंशनल एक्सिस, 3 डायमेंशनल एक्सिस, जिसके अंदर आएगा काइट आएगा, जेट प्लेन आ जाएगा, हमारा याद रखना है। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट डेफिनेशन है वो रहेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस ट्रेवल्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, याद रखना है। तो ध्यान क्या रखना आप लोगों के, वेन एवर, लिख दो व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, व्हेन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल एज compared to the distance covered by it, जब कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है उसके कंपैरिजन में उसका साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए। जब अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो अर्थ का जो साइज है वो नेग्लिजिबल है, जितना वो डिस्टेंस कवर करती है सन के अराउंड, तो अर्थ को हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं। आप पूरी धरती का चक्कर लगा के आ जाए ऐसे,
तो आप क्या होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि जो आप धरती का राउंड लगा के आएंगे ना, उसके कंपैरिजन में आपका साइज नेग्लिजिबल होगा, तो आप लोग कहलाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद रहेगा स्टूडेंट। आज के हमारे टॉपिक थे, बेसिक टॉपिक थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।